हेलो एवरीवन, प्रोग्रामिंग विद तीज में आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक्सप्रेस फ्रेमवर्क पढ़ने वाले हैं। एक्सप्रेस सर्वर होता क्या है और इसका ये इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है और ये आज पहला वीडियो है। आगे भी वीडियो इसके आएंगे, तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो एक्सप्रेस का बेसिक्स इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, मिडिलवेयर क्या होता है, राउटिंग क्या होता है, हमारा एक्सप्रेस सर्वर कैसे एचटीटीपी रिक्वेस्ट को हैंडल करता है जब कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है किसी भी इंड यूआरएल यानी कि इंड पॉइंट को। जब हमारा क्लाइंट हिट करता है तो हम क्या रिक्वेस्ट भेजते हैं अपने क्लाइंट को। तो ये सब चीज़ हम आज देखेंगे और बेसिक्स पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि एक्सप्रेस फ्रेमवर्क इट्स प्रोवाइड इन्वायरमेंट और प्लेटफॉर्म टू क्रिएट ए वेब एप्लीकेशन एंड मोबाइल एप्लीकेशन। बेसिकली आज के डेट में हम जो भी एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं तो MVC मॉडल को यूज करते हैं, यानी मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो मॉडल हमारा हो गया डेटाबेस, तो हम एक्सप्रेस के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं MongoDB, PostgreSQL, SQL, MySQL और भी CouchDB। ये सब मॉडल हो गए यानी कि डेटाबेस हो गए जो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं एक्सप्रेस के साथ। व्यू में हमारा कौन हो गया सबसे इम्पोर्टेंट और फेमस जो फ्रेमवर्क है रिएक्ट है। तो हम व्यू के लिए यानी कि हम एक्सप्रेस सर्वर कम्युनिकेट करके जो व्यू यानी यूज़र को हम स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं या रेंडर करना चाहते हैं तो हम बेसिकली एक टेम्पलेट इंजन यूज करते हैं ताकि जो कम्युनिकेशन हो हमारे सर्वर और UI के बीच में, तो उसके बीच में एक समझने वाला एक फ्रेमवर्क होना चाहिए। तो वैसे हम टेम्पलेट इंजन यूज करते हैं, बाकी भी है लेकिन सबसे पॉपुलर जो है React.js है। तो एक्सप्रेस के साथ ये भी इंटीग्रेट हो जाता है और MongoDB यूज करते हैं और भी MySQL, PostgreSQL ये भी यूज करते हैं। डेट में हम जो भी एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं तो MVC मॉडल को यूज करते हैं, यानी मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो मॉडल हमारा हो गया डेटाबेस, तो हम एक्सप्रेस के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं MongoDB, PostgreSQL, SQL, MySQL और भी CouchDB। ये सब मॉडल हो गए यानी कि डेटाबेस हो गए जो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं एक्सप्रेस के साथ। व्यू में हमारा कौन हो गया सबसे इम्पोर्टेंट और फेमस जो फ्रेमवर्क है रिएक्ट है। तो हम व्यू के लिए यानी कि हम एक्सप्रेस सर्वर कम्युनिकेट करके जो व्यू यानी यूज़र को हम स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं या रेंडर करना चाहते हैं तो हम बेसिकली एक टेम्पलेट इंजन यूज करते हैं ताकि जो कम्युनिकेशन हो हमारे सर्वर और UI के बीच में, तो उसके बीच में एक समझने वाला एक फ्रेमवर्क होना चाहिए। तो वैसे हम टेम्पलेट इंजन यूज करते हैं, बाकी भी है लेकिन सबसे पॉपुलर जो है React.js है। तो एक्सप्रेस के साथ ये भी इंटीग्रेट हो जाता है और MongoDB यूज करते हैं और भी MySQL, PostgreSQL ये भी यूज करते हैं, तो वो भी इंटीग्रेट हो जाता है। तो ये तीनों मिल के बनते हैं एक MVC मॉडल और इस पे एप्लीकेशन जो होते हैं पावरफुल एप्लीकेशन होते हैं और ये ट्रेडिशनल जो एप्लीकेशन होते हैं उनसे अलग है। इट बेसिक्स वर्क इज़ टू हैंडल HTTP रिक्वेस्ट। बेसिकली एक्सप्रेस सर्वर का काम है हैंडल करना HTTP रिक्वेस्ट जो क्लाइंट के द्वारा रिक्वेस्ट किया जाता है, जो भी मेथड हो। अगर डेटा हम फेच करना चाहते हो तो हम गेट रिक्वेस्ट भेजते हैं। अगर हम डेटा को सेंड करना चाहते हैं अपने सर्वर पे, कुछ रिक्वेस्ट को वैलिडेट करवाना चाहते हैं या स्टोर करना चाहते हैं तो हम पोस्ट का यूज करते हैं। कोई डेटा अपडेट करना चाहते हैं तो पुट का यूज करते हैं। अब कुछ इसके पॉइंट है उसको हम देखते हैं कि इट प्रोवाइड ब्रिज बिटवीन फ्रंट एंड एंड बैक एंड। जैसे क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट करता है, किसी HTTP रिक्वेस्ट करता है बैकएंड को या अपने सर्वर को, तो एक ब्रिज यानी कि कम्युनिकेशन क्रिएट करता है बैकएंड और फ्रंट एंड के बीच में। एक्सप्रेस उसका भी काम करता है। इट हैंडल द क्लाइंट रिक्वेस्ट बाय एग्जीक्यूट्स द कॉल बैक कोड एंड मिडिलवेयर। ये हैंडल करता है रिक्वेस्ट को, जो भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है HTTP रिक्वेस्ट करता है उस रिक्वेस्ट के अनुसार एक कॉलबैक फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है। कॉलबैक फंक्शन में दो पैरामीटर होते हैं, एक रिक्वेस्ट और एक रिस्पांस। तो ये हम कोड लिखते हैं कि जब URL वो हिट करेगा यूज़र तो उसके अनुसार हम वो कॉलबैक करेंगे उस फंक्शन को और क्या रिस्पांस देना चाहते हैं। अगर पोस्ट रिक्वेस्ट है यानी कोई डेटा भेजा जा रहा है क्लाइंट के द्वारा, तो बेसिकली वो अपने ब्राउज़र में इनपुट फील्ड में कोई डेटा इनपुट करेगा, सबमिट करेगा, वो HTTP के हेडर में जाएगा डेटा, यानी कि जो डेटा है वो JSON फॉर्मेट में जाएगा। हम उसे रिक्वेस्ट
जो हम पैरामीटर कॉल बैक फंक्शन में जो रिक्वेस्ट पैरामीटर हमने जो डिफाइन किया, इसके थ्रू हम डेटा वहाँ से लेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी ऑब्जेक्ट के थ्रू। और बेसिकली हम मिडिलवेयर भी इसमें लगा सकते हैं जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करे किसी यूआरएल को। मिडिलवेयर में 3 पैरामीटर होते हैं, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। बेसिकली जो हमारा मिडिलवेयर होता है वो कॉल बैक फंक्शन के पहले एग्जीक्यूट होता है। वो एग्जीक्यूट इसलिए होता है कि अगर हम चाहते हैं कि कोई कम्युनिकेशन हो, HTTP द्वारा कोई रिक्वेस्ट भेजा जाए, हम उसे वेरीफाई करना चाहते हैं तो हम मिडिलवेयर का यूज़ कर सकते हैं। और जो कॉल बैक फंक्शन है वो बाद में एग्जीक्यूट होगा, पहले मिडिलवेयर यूज होगा। मिडिलवेयर के अंदर जो हम कोड लिखेंगे फंक्शन, मिडिलवेयर फंक्शन के अंदर जो कोड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और पैरामीटर। अगर हम कोई रिक्वेस्ट से, अगर हम मिडिलवेयर पे सबसे पहले रिक्वेस्ट जो भेजा जाएगा, अगर क्लाइंट कोई डेटा भेजता है हमारे पास, तो हम मिडिलवेयर फंक्शन में उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं रिक्वेस्ट के यूज से। अगर कोई हमें रिस्पांस देना है, उसके रिक्वेस्ट के अनुसार हमें कोई डेटा चेक करना है, उसके बाद हमें कोई रिस्पांस देना चाहते हैं तो हम मिडिलवेयर का भी यूज करके हम दे सकते हैं। और जो हमने टेस्ट दिया या ऑथेंटिक करने के लिए मिडिलवेयर में जो कोड लिखा, अगर वो पास कर जाता है, सिंपली हम नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करते हैं, वो एग्जीक्यूट होके नेक्स्ट यानी कि अगला जो कॉल बैक फंक्शन है, अगर कॉल बैक फंक्शन है तो कॉल बैक फंक्शन पे चला जाएगा। अगर एक और मिडिलवेयर फंक्शन है यानी कि 2 लेयर, यानी कि पहला मिडिलवेयर उसके बाद दूसरा मिडिलवेयर, तो वो भी एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद अगर वो भी वेरीफाई हो जा रहा है, ऑथेंटिक हो जा रहा है हमारा URL हिट करने के बाद, तो हम उस पर भी जा सकते हैं। और फिर हम लास्ट में हमारा कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तीसरा जो पॉइंट है, इट अलाउ टू यूज स्टैटिक एसेट्स यूजिंग स्टैटिक मिडिलवेयर। तो इसमें एक्सप्रेस में एक इनबिल्ट स्टैटिक मिडिलवेयर है जो हम यूज करके किसी भी स्टैटिक एसेट्स को UI पे हम यूज कर सकते हैं, यानी कि शो कर सकते हैं अपने क्लाइंट को। और जब हम एप्लीकेशन बनाएंगे तो जैसे HTML हो गया, CSS फाइल हो गया, अगर हम उसे एक्सेस करना चाहते हैं तो हम स्टैटिक मिडिलवेयर को यूज करके हम उस स्टैटिक एसेट्स को यूज कर सकते हैं। चौथा जो पॉइंट है, एक्सप्रेस हैव इनबिल्ट एक्सप्रेस जनरेटर विच क्रिएट एन एप्लीकेशन स्केलेटन स्ट्रक्चर। तो बेसिकली एक्सप्रेस एक के अंदर एक इनबिल्ट एक्सप्रेस जनरेटर है जो कि एक स्ट्रक्चर तैयार करता है जब हम उसे इंस्टॉल करते हैं, तो ताकि हमें आसानी हो एप्लीकेशन क्रिएट करने में। अगर आप MVC मॉडल पे काम कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि जब हम एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं या इंस्टॉल करते हैं तो हमें एक स्ट्रक्चर बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ मिलता है, जैसे राउट फोल्डर हो गया, पब्लिक फोल्डर हो गया। ऐसा अगर स्ट्रक्चर हम चाहते हैं तो एक्सप्रेस में भी एक स्ट्रक्चर तैयार है, हम उसे भी यूज कर सकते हैं। तो उसको यूज करने के लिए हमें सिंपली एक्सप्रेस पहले इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद हमें एक्सप्रेस जनरेटर पैकेज को इंस्टॉल करना होगा, वो हमें एक स्ट्रक्चर तैयार करके दे देगा। अगर हम वो यूज नहीं करना चाहते हैं तो हम अलग से टेम्पलेट इंजन यूज कर सकते हैं, पग, मुस्टैच और EGS और भी हैं, जैसे रिएक्ट भी हो गए, वो भी टेम्पलेट इंजन हम यूज कर सकते हैं। अगर आप वो भी नहीं यूज करना चाहते हो तो आप खुद का भी एक एक्सप्रेस में इनबिल्ट फीचर है इंजन, जो आप खुद का इंजन बना सकते हैं। जैसे लारावेल में आप एप्लीकेशन बनाते हैं तो व्यू के अंदर डॉट प्लेट करके एक फ़ाइल बनाते हैं जो आपका UI पे एग्जीक्यूट करने का काम करता है। तो उसी तरह हम एक अलग अपना भी एक बना सकते हैं एक्सटेंशन इंजन के मदद से, एक्सप्रेस इंजन के मदद से। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं राउटिंग के बारे में कि राउटिंग क्या होता है। राउटिंग एक बेसिक्स फीचर है एक्सप्रेस.js का और इम्पॉर्टेंट फीचर है। राउटिंग का मतलब हुआ है कोई भी HTTP रिक्वेस्ट हम क्लाइंट के द्वारा जो भेजा जाता है एक्सप्रेस सर्वर को अपनी एप्लीकेशन में, तो उस क्लाइंट के रिक्वेस्ट को कैसे रिस्पॉन्ड करना है किसी पर्टिकुलर एंड पॉइंट को। और जो भी रिक्वेस्ट हो, गेट हो, पोस्ट हो, पुट हो और जितने तरह के होते हैं, तो हर एक राउट जो होता है उसमें एक से अधिक हैंडलर फंक्शन होता है। अभी जैसे मैंने बताया कॉल बैक फंक्शन, उसे हम हैंडलर फंक्शन भी कर सकते हैं। वो एग्जीक्यूट होता है उस राउट को मैच करने के बाद। तो जो भी रिक्वेस्ट हो उसके साथ हमने जो भी कोड एग्जीक्यूट करना है हम वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अगर हमें डिफ़ाइन करना है राउट को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, तो जो मैंने अभी बताया एक कॉल बैक फंक्शन हम बनाते हैं कैसे, तो ऐप डॉट मेथड और पाथ और हैंडलर। पाथ यानी कि जो आप एंड पॉइंट को जो हिट करना चाहते हैं, जब क्लाइंट कोई किसी URL को हिट करता है तो उसके बाद क्या एग्जीक्यूट होगा। तो
तो हैंडलर में वो हम कोड लिखते हैं। तो ऐप डॉट मेथड यहाँ पे जो लिखा हुआ है, सबसे पहले हमने एक्सप्रेस मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे एप्लीकेशन में अपने, उसके बाद उसके एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास करेंगे एक वेरिएबल में, ऐप वेरिएबल के अंदर। उसके बाद हम उसके फंक्शन मेथड को कॉल करेंगे। तो उसका मेथड कौन कौन सा है, बेसिक्स राउट को यूज़ करने का, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ये 4 मेथड है, ये यूज करते हैं। ये बेसिकली मेथड है आपको राउटिंग के। और जो मिडिलवेयर के फंक्शन है उसमें अगर कॉल करना है तो हमें पेरेंट टॉप लेवल मेथड को कॉल करना होगा। तो उसके लिए हमने रेफरेंस से नहीं लेना है, हमें सिर्फ जो हमने मॉड्यूल एक्सपोर्ट किया है, जिस वेरिएबल में हमने उसका रेफरेंस दिया है, उस रेफरेंस से हम डायरेक्ट कॉल करेंगे उस मेथड को। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है, आप देख सकते हैं कि ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हम मिडिलवेयर को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं एप्लीकेशन में, तो हम यूज मेथड का यूज करेंगे और उसके अंदर हम मिडिलवेयर को पास करेंगे एज ए पैरामीटर। तो हमने एक्सप्रेस मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, उसके बाद फिर हमने उस एक्सप्रेस की मदद से कॉल किया टॉप लेवल मेथड को डॉट जेसन। बेसिकली डॉट जेसन मेथड हमारा क्या करता है, जब भी हमारा क्लाइंट के द्वारा कोई डेटा भेजा जाता है तो उससे वो डेटा जेसन फॉर्मेट होता है, उसे वेरीफाई करता है हमारा जेसन मेथड, और उसके बाद उसका हेडर में कंटेंट चेक करता है कि किस टाइप का कंटेंट है। अगर हमारा कंटेंट सही होता है तो कोई एरर नहीं आता है। अगर हम जेसन फॉर्मेट में अगर डेटा हम भेज रहे हैं, अगर कंटेंट टाइप एप्लीकेशन / जेसन नहीं है, तो वहाँ पे एरर आपको मैसेज आ जाएगा। तो ऐप डॉट पोस्ट है टॉप लेवल, डायरेक्ट हम मेथड को यूज कर रहे हैं एक्सप्रेस में जो डिफाइन है। पोस्ट यानी कि HTTP मेथड है ये सब, पोस्ट, पुट, डिलीट। अब हम देख लेते हैं मिडिलवेयर को। तो मिडिलवेयर फंक्शन आर फंक्शन दैट हैव एक्सेस टू द रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट एंड नेक्स्ट फंक्शन। तो अभी मैंने बताया था कि मिडिलवेयर भी एक फंक्शन है जिसमें 3 पैरामीटर होते हैं, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। तो मिडिलवेयर पहले एग्जीक्यूट होता है, हमारे URL को हिट करने के बाद सबसे पहले मिडिलवेयर एग्जीक्यूट होगा अगर हमने लिखा है तो, अगर नहीं लिखा है तो हैंडलर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, यानी कि कॉल बैक फंक्शन। तो इसमें 3 पैरामीटर होते हैं, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। तो अगर कोई URL हिट होता है, अगर हम डेटा लेना चाहते हो तो हम रिक्वेस्ट पैरामीटर का यानी कि रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। अगर हम कोई रिस्पॉन्स देना चाहते हैं मिडिलवेयर के थ्रू तो हम रिस्पॉन्स का यूज करेंगे। और नेक्स्ट फंक्शन कब हम यूज करेंगे, जब हम दोनों यूज नहीं कर रहे हैं तब यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन करना ज़रूरी है ताकि अगला जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो, हैंडलर फंक्शन, या अगला अगर एक से अधिक मिडिलवेयर है तो अगले मिडिलवेयर पे चले जाए वो फंक्शन, वो एग्जीक्यूट हो जाए। अगर हम नेक्स्ट भी डिक्लेयर नहीं करते हैं, रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट और नेक्स्ट भी डिक्लेयर नहीं करते हैं, तो हमारा जो मिडिलवेयर है एक एरर आउटपुट देगा। तो बेसिकली नेक्स्ट फंक्शन का यही काम है कि आपका एग्जीक्यूट कोड होने के बाद हम नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। When the next function invoke execute the middleware succeeding the current middleware, जैसे ही नेक्स्ट फंक्शन इन्वोक होता है तो उस मिडिलवेयर को तो एग्जीक्यूट हो ही जाता है, लेकिन जो आगे का मिडिलवेयर है अगर हमने लिखा है तो वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। मिडिलवेयर फंक्शन कैन परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क, एग्जीक्यूट एनी कोड, जो हम कोड लिखते हैं मिडिलवेयर फंक्शन के अंदर वो एग्जीक्यूट होगा आपके एंड पॉइंट को हिट करने के बाद। मेक चेंजेस टू द रिक्वेस्ट एंड द रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, तो अगर हम कोई रिस्पॉन्स देना चाहते हैं मिडिलवेयर में और रिस्पॉन्स रिटर्न कराना चाहते हैं रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के अंदर तो हम वो भी कर सकते हैं। एंड द रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल, तो जैसे ही मिडिलवेयर में हम नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करते हैं तो हमारा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल एंड हो जाता है। कॉल द नेक्स्ट मिडिलवेयर इन द स्टैक, तो मिडिलवेयर फंक्शन में हम नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करते हैं ताकि जो हमारा एक स्टैक है फंक्शन का, पहले मिडिलवेयर फिर उसके नीचे हैंडलर, तो उस स्टैक के नीचे जाने के लिए हम नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करते हैं। हम इन्वायरमेंट अब सेटअप कर लेते हैं और एक सिंपल सा एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे, हम उसमें एक मॉड्यूल को एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सप्रेस मॉड्यूल को, उसके बाद हम एक वेरिएबल में उसे रखेंगे और उस रेफरेंस को हम पास करेंगे एक लोकल वेरिएबल में बना के, और उसके बाद हम उसके मेथड को यूज करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आने वाले वीडियो में हम इसके मिडिलवेयर को यूज करेंगे, कैसे हम
टॉप लेवल जो मेथड है यानी कि मिडिलवेयर, उसको कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं इन्वायरमेंट सेटअप करने अपना। एक्सप्रेस सीखने के लिए हमें जो सबसे पहले चीज़ चाहिए, हमें चाहिए Node.js। तो आप अपने सिस्टम में Node.js को इंस्टॉल कर ले। सिंपली LTS मोड को, लॉन्ग टर्म सपोर्ट को यहाँ क्लिक करके डाउनलोड करें, क्योंकि ये करंट हो सकता है कि एक्सप्रेस का जो करंट वर्जन है वो इस Node.js के को ना सपोर्ट करे और कुछ फीचर आप यूज़ ना कर सके। तो बेसिकली यहाँ जाना है और आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। मैंने इंस्टॉल कर लिया है यहाँ पे, इसलिए मैं इसे पॉज कर देता हूँ। और दूसरा जो हम पढ़ रहे हैं एक्सप्रेस फ्रेमवर्क, तो अगर आप कुछ चाहते हैं डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना तो आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। राउटिंग, मिडिलवेयर और भी टेम्पलेट इंजन दिए हुए हैं और भी रिसोर्सेज यहाँ पे है एक्स्ट्रा, जो आप कम्युनिटी में भी जाके पढ़ सकते हैं। और बेसिकली इंस्टॉलेशन के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं। और सिंपल एप्लीकेशन अभी हम जो जनरेट करेंगे वो एक सिंपल सा एप्लीकेशन जनरेट करेंगे। तो देखिए, जैसे मैंने बताया था कि सिंपली हम एक इंपोर्ट कर रहे हैं रिक्वायर मॉड्यूल को अपने एप्लीकेशन के अंदर, और उसके बाद हम उस एक्सप्रेस के अंदर रखेंगे, और उसके बाद उसका एक हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसका रेफरेंस पास करेंगे सिंपली एक वेरिएबल में। उसके बाद हम कॉल करेंगे एक्सप्रेस ऑब्जेक्ट के मेथड को, और जब हमें कॉल करना होगा उसके मिडिलवेयर को, तो हम यूज करेंगे app.use। उसके अंदर हम पास करेंगे उसके मिडिलवेयर को, यानी कि एक्सप्रेस डॉट जो भी मेथड कॉल करना चाहते हैं टॉप लेवल यानी कि मिडिलवेयर को, मिडिलवेयर फंक्शन को। तो चलते हैं अपने वेब ब्राउज़र पे, सॉरी ब्राउज़र नहीं, एक क्रिएट करते हैं फोल्डर यहाँ पे। तो मैं यहाँ क्रिएट कर लेता हूँ फोल्डर, नाम रख लेता हूँ एक्सप्रेस JS। ओके, हम इसे ओपन कर लेते हैं अपने VS कोड एडिटर में। यहाँ पे बेसिकली हम करते हैं एक package.json को इनिशियलाइज। package.json जो हमारा फाइल है वो एक तरह का फाइल है जो इन्फॉर्मेशन कंटेंट करता है हमारे डिपेंडेंसी को, यानी कि हमारा जो एप्लीकेशन है, जो हम एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, उसमें कौन कौन से जो लाइब्रेरी हैं या फ्रेमवर्क हैं जो इंस्टॉल हैं, तो वो हमारे डिपेंडेंसी ऑब्जेक्ट के अंदर इंस्टॉल हो जाएंगे। तो अभी हम क्रिएट करते हैं सिंपली npm, तो इनिशियलाइज करते हैं एक package.json के लिए। तो npm init और -y। अगर -y हम नहीं देंगे तो वो हमसे सवाल पूछेगा कि आपके पैकेज का नाम क्या है, आपका जो एंट्री पॉइंट है फाइल का, यानी कि आप जो रन करें, जो एप्लीकेशन आप रन कराएंगे, तो वो बेसिकली किस फाइल को आप रन कराना चाहते हैं। जैसे index.html हमारा एंट्री पॉइंट होता है किसी भी फोल्डर के अंदर, तो उसी तरह हम कौन सा फाइल रखना चाहते हैं जब हमारा नोड रन करे। तो हम सिंपली npm init -y करते हैं, तो हमारा यहाँ पे एक package.json फाइल बन गया होगा एक्सप्रेस JS के अंदर। तो देख सकते हैं ये हमारा फाइल बन गया है। इसके अंदर अभी डिपेंडेंसी नहीं आया है क्योंकि हमने कुछ अभी इंस्टॉल नहीं किया है। तो हम कर लेते हैं सिंपली एक इंस्टॉल एक्सप्रेस सर्वर को। तो हम लिखते हैं npm i express डॉट -save। बेसिकली -save हमने इसलिए लिखा है ताकि ये जो हमारा एक्सप्रेस इंस्टॉल हो रहा है, ये हमारा जो डिपेंडेंसी के अंदर भी ये इंफॉर्मेशन चला जाए, ताकि जब हम कहीं एप्लीकेशन को मूव करेंगे तो सिंपली हमें npm इंस्टॉल टाइप करना होगा। तो जो भी डिपेंडेंसी है इस एप्लीकेशन की, यानी कि जो हम एप्लीकेशन बना रहे हैं और उस पर जो भी डिपेंडेंसी है एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए, जो भी लाइब्रेरी यानी फ्रेमवर्क हमने यूज़ किया है, तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं सेव, ठीक है। तो हमारा इंस्टॉल हो रहा है एक्सप्रेस, हमारा एक्सप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि डिपेंडेंसी में हमारे पास एक्सप्रेस आ चुका है। अब हम करते हैं एक एंट्री फाइल क्रिएट। तो हमारा जो एंट्री पॉइंट होगा वो index.js होगा, और सिंपल हम एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। हम बना लेते हैं यहाँ पे एक वेरिएबल, ठीक है, और हम करते हैं इंपोर्ट एक्सप्रेस मॉड्यूल को। एक्सप्रेस को हमने कर लिया इंपोर्ट। अब बेसिकली सिंपली हम एक वेरिएबल बनाते हैं ऐप, ठीक है, उसके अंदर हम कॉल करते हैं एक्सप्रेस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। और उसके बाद सिंपली app.listen, ये हमारा क्या करेगा, हमारा पोर्ट चेक करेगा कि ये
पोर्ट अवेलेबल है कि नहीं जिस पे हम ये सर्वर अभी रन कर रहे हैं। तो आप अगर नोड आपने पढ़ा, नोड जेएस आपने पढ़ा है तो http डॉट सर्वर, सॉरी यहाँ पे http डॉट http, ठीक है, यहाँ हम हटा देते हैं इसे, सर्वर, ठीक है, डॉट लिसन, ये फंक्शन आपने पढ़ा होगा, ठीक है, और उसके अंदर हम पास करते हैं पोर्ट को। तो ये हमने Node.js में पढ़ा था, वही चीज़ इसमें भी है। तो सिंपली हम यहाँ ऐप डॉट लिसन और सिंपली एक पोर्ट हम कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, और हम यहाँ पे यूज करते हैं एक राउट, ऐप डॉट मेथड यूज करते हैं, ऐप डॉट मेथड, यानी कि हमारा जो मेथड है गेट होना चाहिए। हम रिक्वेस्ट चेक कर रहे हैं गेट मेथड के लिए क्लाइंट के द्वारा। तो सिंपली रूट एड्रेस पे होगा और एक हैंडलर फंक्शन बनाते हैं यानी कि कॉल बैक। तो सिंपली यहाँ पे आप ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं फंक्शन, इस तरह भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ओके, और यहाँ पे हम देते हैं इसे ओपन क्लोज करते हैं, ठीक है। सिंपली हम ये फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, फंक्शन कीवर्ड करके भी बना सकते हैं, और सिंपली हम यहाँ से रिस्पॉन्स कर देते हैं, रिस्पॉन्स एक सेंड कर देते हैं हम अपने सर्वर के थ्रू कि हम कनेक्टेड हो गए हैं सर्वर से, कनेक्टेड टू एक्सप्रेस सर्वर, ओके, ये हमारा हो गया सर्वर कनेक्ट। अब हम करते हैं अपने सर्वर को रन, ठीक है, यहाँ पे नोड इंडेक्स, तो हमारा सर्वर एग्जीक्यूट हो गया। हमने यहाँ पे अभी एग्जीक्यूट होने के बाद कोई मैसेज नहीं दिया है, इसलिए हमारा यह कंसोल में कोई मैसेज आ नहीं रहा है। तो हम अपने चलते हैं सर्वर के पास और हमने रन किया अपने सर्वर को 3000। तो देख सकते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो कनेक्ट हो गया है अपने एक्सप्रेस सर्वर के, और फाइनली हमारा एप्लीकेशन रन कर रहा है 3000 पोर्ट पे। अगर यहाँ पे हम एरो फंक्शन यूज करना चाहते हैं, ES6 या ES5 में एरो फंक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था, मुझे ध्यान नहीं इतना, ठीक है। तो यहाँ हम ये भी कॉल बैक एरो फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, यहाँ एरो, बस ये हो गया, और ये एग्जीक्यूट करते हैं, फिर से हम सर्वर को अपने रीस्टार्ट करते हैं। तो हमने रीस्टार्ट कर लिया और अपने जाते हैं ब्राउज़र पे, तो ठीक है, कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने जितने भी राउट हैं, गेट मेथड और पोस्ट मेथड, पुट मेथड को देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके बाद वहाँ से डेटा को पुल आउट करेंगे और अपने रिस्पॉन्स भेजेंगे अपने सर्वर पे, सर्वर के थ्रू उस ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पे हम, यानी कि जो भी इंड पॉइंट हिंट होगा उसके बाद हम एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स भेजेंगे एज ए डेटा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन।